गुड मॉर्निंग। जो हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि फिज़िकल और किसी भी स्पोर्ट पर्सन को अपनी फिज़िकल और एनाटॉमिकल जो भी स्ट्रक्चर है, इसके अलावा फिजियोलॉजी जो है एक स्पोर्ट पर्सन को उसको वो उसकी क्या बेनिफिट है, उसको एक स्पोर्ट पर्सन को अपनी फिजिक्स के बारे में, अपने एनाटॉमी के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ पॉइंट हमारे हो चुके थे, कुछ पॉइंट हमारे बाकी थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हेल्प इन द प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट पर्सन। इट इज़ क्वाइट नेचुरल टू गेट इंजर्ड ड्यूरिंग डेली practice and competitions. If first aid is not provided in time to the wounded person, the consequence can be fatal. मतलब ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो एक स्पोर्ट पर्सन को जो फर्स्ट एड है, मतलब फर्स्ट ट्रीटमेंट है, उसको बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर टाइम पे अगर कोई वाउंडेड पर्सन है, जैसे स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट खेलते टाइम किसी खिलाड़ी को अगर चोट लग गई है तो उस कंडीशन में फ़र्स्ट एड उसके पास होना चाहिए, या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अ फर्स्ट एडर शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ओनली देन कैन द फर्स्ट एड बी प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएटली। Hence it can be said that the knowledge of human anatomy is definitely essential in the administration of first aid. ठीक है, तो कुछ नहीं, इसके अंदर ये दे रखा है कि किसी भी स्पोर्ट पर्सन को फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसको अपनी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, जब तक उसको अपनी फिजियोलॉजी एनाटॉमी पता नहीं है तब तक वो फर्स्ट एड कभी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये जो वाउंड हुआ है, जो इंजरी हुई है, वो किस तरह की है। ये जॉइंट इंजरी है, लिगामेंट टीयरिंग है, या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज वेरी वाइटल फॉर डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस. We are well aware of fact that demand of component of physical fitness is also different for different sports, such as more speed and strength are required in 100-meter race and more endurance is required long distance race. ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी स्पोर्ट के अंदर। हमें पता है, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि 100 मीटर की रेस के अंदर किसी भी स्पोर्ट पर्सन की स्ट्रेंथ और उसकी एक्टिवनेस काफ़ी ज़रूरी होती है, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस रेस के लिए एंडोरेंस, मतलब एक तरह का जो पेशेंस है वो रखना ज़रूरी है, सहन शक्ति जिसे बोलते हैं। ठीक है, द डिफरेंस मीन्स ऑफ डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अबव मेंशन्ड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. For the proper development of this component, the knowledge of competition of all organs of our body, composition of organ of the body, their working efficiency is essential. ठीक है, we can get this knowledge only from human anatomy and physiology. Even the knowledge of percentage of red fiber and white fiber of an individual is derived with the help of anatomy and physiology. We also get knowledge of percentage lean body mass, bone, tendons, muscles, water, ligaments, organs. A physical fit individual has normal percentage of body fat. Next है aid in sport massage. The knowledge of human anatomy and physiology is helpful to administrating sports massage. In fact, sport massage is used to rectify and settle the imbalance of soft tissue, which are usually imbalanced by doing strenuous physical activity rapidly. देखो, स्पोर्ट्स के अंदर मसाज भी काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्मॉल इंजरीज बॉडी के अंदर हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो थ्रू द मसाज हम क्या कर सकते हैं, वो जो छोटा मोटा इम्बैलेंस हुआ है या छोटी मोटी इंजरी हुई है उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट पर्सन है उसको जो है क्या मिलना, इसमें स्पोर्ट पर्सन को थोड़ा रिलैक्स और रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाता है उसकी बॉडी को। बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्पोर्ट्स मसाज बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग, स्पोर्ट इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड.
It also helps in enhancing the sports performance. If we do not have proper knowledge of human anatomy and physiology, the tissue may be ruptured while giving sport massage. Next है facilitate understanding of the environmental effect on sport persons. The knowledge of anatomy and physiology is beneficial in understanding environmental effect on the sport person. For example, number of red blood cells is increased during the undergoing sports training at high altitude. Unused air sacs and alveolus in lungs become active. Heart rate and respiratory rate are also increased at altitude. The study of such effect of sport person is only possible through the knowledge of anatomy and physiology. कहने का मतलब है कि जैसे इसने बताया कि द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज इंक्रीज ड्यूरिंग द अंडरगोइंग स्पोर्ट ट्रेनिंग एट द हाई एल्टीट्यूड। अगर हम स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है हाई एल्टीट्यूड पे कर रहे हैं, ऊंचाई पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स हमारी बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो इन सब के बारे में या इन सब के होने वाले इफेक्ट के बारे में हमें जब भी पता चलेगा जब हम एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो ये बता रहे कि किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानना कितना ज़रूरी होता है और कहाँ कहाँ ये चीज़ जो है उसको हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप ऑफ जॉइंट्स। देखो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके ये चैप्टर भी है, स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर भी है, तो उसको यहाँ पढ़ेंगे तो अच्छा है उनको लिए, क्योंकि 2 बार वो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि बायो में भी उनको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ भी अगर वो पढ़ते हैं तो उनको चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है स्केलेटल सिस्टम दे रखा है। दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन। टोटल बोन कितनी होती है हमारे 206 206 बोन होती है। बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर बोन्स जो है कम्प्लीटली बाइंड अप नहीं हो पाती है, जुड़ नहीं पाती है, तो उनके पार्ट्स को भी हम काउंट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है एडल्ट होते हैं, तो उनमें बोन्स जो है वो बाइंड अप हो जाती है, जुड़ जाती है, और बोन्स टोटल कितनी रहती है 206। देयर आर 213 बोन इन चिल्ड्रन एंड 206 बोन इन एडल्ट। These bones differ in shape and size. These bones are jointed together by ligaments. Bones provide support and protection to the delicate organs of our body. Some of bones act as lever in our body. Bones also provide surface for attachment of the skeletal muscles. In fact, this system is structure of bone. Skeletal or skeletal system can divide into 2 parts for better understanding. देखो इसमें क्या बताया गया है, टोटल बोन है हमारी 206, टोटल बोन है हमारी 206 हमारी बोन्स हैं। बोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो बोन्स बनाती है। बॉडी का शेप किस पे डिपेंड होता है, इस फ्रेमवर्क को डिपेंड होता है। बॉडी का शेप का मतलब हो गया, साइज़ और शेप का मतलब हो गया। देखो सिंपल सी बात है, जिसकी बोन्स बड़ी हैं तो उसका साइज़ बड़ा होगा, उसका शेप भी अलग होगा। जिसकी बोन्स छोटी हैं, साइज़ छोटा होगा, शेप अलग होगा। साइज और शेप जो है वो बोन्स की वजह से डिसाइड होता है। इसके अलावा बोन्स पर ही क्या होते हैं, बोन्स पर ही मसल्स जुड़े होते हैं जिनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल्स प्लस बोन दोनों मिलकर ही हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों मिलकर हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मूवमेंट। मसल्स और स्केलेटल सिस्टम दोनों मिलकर मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बोन्स आपस में जुड़ी होती है लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, बोन्स आपस में जुड़ी होती है लिगामेंट्स के थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके थ्रू बोन्स आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये सारा था बोन्स के बारे में, छोटी सी नॉलेज थी। 2 तरह का स्केलेटल सिस्टम है, एक्सियल और स्केलेटल।
समझते हैं मतलब क्या है। एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल, सॉरी, एक्सियल और अपेंडिकुलर मतलब क्या है इसका। एक्सियल का मतलब हो गया इस एक्सिस पे आने वाली जो बोन है, इस एक्सिस पे आने वाली जो बोन है उसको एक्सियल बोलेंगे। और अपेंडिकुलर का मतलब ओनली हमारे लिम्स के अंदर की जो बोन्स है वो अपेंडिकुलर बोन्स के अंदर आएंगी। लिम्स मतलब हमारे हाथ पैर जो है, जैसे ये दोनों हैंड जो है, ये दोनों पैर जो है, इसके अंदर की जो बोन्स है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगी। बाकी की जो बोन है वो सब किस में आएगी, एक्सियल स्केलेटन में आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, एक्सियल स्केलेटन का मतलब है सेंटर में जितने भी बोन्स हैं बॉडी के सेंटर में, और अपेंडिकुलर का मतलब है हाथ पैरों के अंदर जो बोन्स है वो स्केलेटन जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएगी। एक्सियल स्केलेटल की बात करें, ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटल के अंदर टोटल कितनी बोन होंगी, 28 + 1, 28, 24, ठीक है। स्टर्नम हो गई, हाइयोइड हो गई, ट्यूबोनिया हो गई और 26। टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 0, 80, ठीक है। तो टोटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल कितनी बोन आती हैं, 80 बोन आती हैं। और अगर एपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें तो कितनी आती है, 64 + 62, तो कितनी होगी 6 और 126, दोनों को अगर जोड़ें तो टोटल कितनी होती है, 206 होती है। तो कुल मिला के बात करें एक्सियल स्केलेटल के अंदर तो कितनी बोन्स आ गई टोटल, एक्सियल के अंदर तो टोटल आती है 80, और अपेंडिकुलर के अंदर टोटल आती है 126। कहाँ कैसे कौन सी बोन होती है ये समझाऊंगा मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक बार यहाँ देख लेते हैं जो दे रखा है। स्कल के अंदर जो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर टोटल होती है 28, स्टर्नम के अंदर होती है 1, रिब्स के अंदर होती है 24, हाइड बोन जो हमारी नेक है उसके जस्ट ऊपर की तरफ एक बोन होती है जिसको हम हाइड बोन बोलते हैं, और हमारा जो बैक बोन है वर्टिब्रल कॉलम उसके अंदर होती है 26 बोन, ठीक है। स्कल स्टर्नम का मतलब होता है हमारा जो रिब है, ये हमारा जो रिब केज होता है, इस तरह से हमारी फसलियाँ होती हैं जो टोटल फसलियाँ कितनी हैं, 12 इधर 12 इधर, टोटल होती है 24, दे रखा है 24। बीच की जो बोन है ना, ये जो रिब्स को आपस में जोड़ती हैं, ये बीच की जो बोन है इसको बोलते हैं स्टर्नम, इस बोन को बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। हाइड बोन मैंने बोला नेक के जस्ट ऊपर एक बोन होती है जिसको हाइड बोन बोलते हैं। स्कल के अंदर 28, तो रोल मिला के कितनी हो गई, इसके अंदर 80 बोन हो गई। उसी तरह से हमारे हाथों में कितनी होती है 64, और हमारे पैरों में कितनी होती हैं 62, टोटल मिला के कितनी हो गई 126, ठीक है। कौन कौन सी बोन होती है, क्या फंक्शन होते हैं, इसके हम आगे डिटेल में बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ओके, थैंक यू।